बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 11 की शुरुआत लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था कि हमने मोमेंटम की वेरिएशन के साथ काइनेटिक एनर्जी वाली वेरिएशन निकाल ली थी और वो बड़ा सिंपल था। क्या था कि अगर लेट सपोज उसमें 20% की वेरिएशन थी तो आपने 1 के अंदर 0.2 जमा करके 1.2 का स्क्वायर कर लिया था तो उससे 1.44 आ गया था। तो 1 से जितना एक्स्ट्रा था तो वो 0.44 का मतलब 44% इंक्रीज आ गया है। अगर डिक्रीज की बात करते हैं, लेट सपोज 20% मोमेंटम के अंदर डिक्रीज आ रहा है तो 1 माइनस 0.2 से के वो 0.8 आ जाएगा। 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0.64। अब 0.64 1 से कैसे बनेगा? 1 माइनस 0.36 करेंगे तो आपके पास माइनस 36% उसके अंदर डिक्रीज आ जाया था। तो ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक था। आज हम करते हैं कि अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये 2m के हो जाएगा और स्क्वायर खत्म करने से उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन आपको दी गई हो और मोमेंटम की वेरिएशन आपने ऑब्जर्व करनी हो तो सिंपली आपने फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करना है। लेकिन यहां स्क्वेयरिंग नहीं होगी, यहां क्या होगा? स्क्वायर रूट से हम काम चलाएंगे। गुड। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है 21%, मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास, लेट सपोज इसको मैं सिर्फ के से ही इस्तेमाल करूंगा ताकि हमें सही समझ आ जाए। ये देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन जिसको हम फाइनल कहते हैं बच्चे, वो कितना है? 1 प्लस 0.21। देख सकता हूं ना, क्योंकि 21 का मतलब क्या होता है? 0.21 इंटू के इनिशियल हो जाएगा तो ये के फाइनल कितना हो जाएगा? 1.21 के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो आप अगर इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें तो ये पी एफ फाइनल मोमेंटम, मतलब हम अब चेंज नहीं देख रहे हैं, पहले फाइनल देखते हैं फिर फाइनल के अंदर हम देखेंगे कि इनिशियल प्लस है या इनिशियल माइनस कुछ बन रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2m इंटू क्या हो जाएगा? 1.2 के हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर 1.2 एक एक्स्ट्रा टर्म आ गए है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.2 इंटू क्या हो जाएगा? 2m के हो जाएगा। ये बच्चे आपके पास क्या है? इनिशियल मोमेंटम है और ये उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गए है तो ये 1.21 है। तो 1.21 का आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है ना? कैसे निकालते हैं आप इसका जो है स्क्वायर रूट? अगर आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, ये तो हमारे पास 1.21 इंटू क्या हो जाएगा? पी इनिशियल हो जाएगा वो। तो मैं अगर ये तो आपको याद है ना, अगर आपने ऐसे निकालना भी है स्क्वायर रूट 1.21 तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं? 1 1 जार 1 हो जाएगा, जो नंबर इधर होता है वही ऊपर। अब आपने और बच्चे, कुछ छोटे बच्चे नहीं हैं, अगर कोई गलती आ गई तो फिर आप जहन से समझ लेना है कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 21 हो जाएगा। 1 को ऊपर नीचे ले आओगे डबलिंग हो जाती है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आंसर आ गए हैं? 1.1 आ गए। सबको समझ आ गई है ना? ठीक है, तो हम इसको यूं कर सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू 1.1 है। अगर जी जी, तो कितना आ जाएगा? पी हो जाएगा तो ये 1 प्लस 0.1 पी है। ठीक है ना? तो ये आपके पास 10% उसके अंदर बच्चे इंक्रीज आ गया है। समझ आ गई है या मुश्किल है? बस इस पर इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर मोमेंटम की वेरिएशन दी गई है तो उसका स्क्वायर करके, और अगर काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन दी गई है तो उसका स्क्वायर रूट लेना है। सिंपल सी बात यही है। तो ये तो आपके पास था काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी नाम बता रहा है ये ऐसी एनर्जी होगी जो फील्ड के साथ लिंक करेगी, ये फील्ड से पैदा होगी। बात समझ आ रही है ना? ये हमारे पास क्या होती है? एनर्जी
ड्यू टू फील्ड, ये फील्ड से पैदा होती है। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। आपकी जो बुक में है वो क्या है शाबाश? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड लेना होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो हम क्या करते हैं, आपकी जो अर्थ होती है, ठीक है, ये जमीन का रेडियस जिसको आप आर ई बोलते हैं, तो हम जमीन की सरफेस के ऊपर जो है ना फील्ड जीरो ले लेते हैं। हम कहते हैं कि यहां पर उसकी जो पोटेंशियल है जिसको हम क्या बोलेंगे, जीपीई बोलेंगे, वो क्या होगी, जीरो हो। बात क्लियर हो गई है ना? देखिए, आप किसी फील्ड के अंदर किसी बॉडी को पोजीशन जब दोगे तो उसके अंदर कुछ एनर्जी आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उसको क्या करेंगे, कोई पोजीशन देंगे, लेकिन फील्ड का भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है। वो पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है। जिस तरह आपके पास क्या, अगर इस मार्कर को मैं जमीन के सरफेस पे रख दूं तो इसके अंदर घूमने की एबिलिटी नहीं है, इसके अंदर वर्डन की एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं क्या कर दूं बच्चे, ऊपर ले जाऊं, लेट सपोज मैं इसको इस पॉइंट पे ले आऊं, तो इसके अंदर क्या हो गई है, एनर्जी आ गई है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव पॉइंट। मतलब रेफरेंस पॉइंट के ऊपर या राइट के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर इस वक्त इसके अंदर एनर्जी क्या है, स्टोर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं गड़ा खोद के किसी बॉडी को इधर ले आता हूं बच्चे, इस पॉइंट के ऊपर, तो इसके अंदर अब वर्क डन की सलाहियत नहीं है। मतलब कि ये वाला बॉडी जो है यहां तक आने में उसमें अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। लेकिन अगर इस बॉडी को मैं दोबारा यहां तक लाऊंगा तो मुझे इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब अगर एक बंदा कुएं के अंदर गिर जाता है तो मुझे उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, रस्सी डालकर उसके ऊपर मुझे क्या करनी पड़ेगी, लिफ्टिंग करनी होगी है। तो यहां पर जो है वो क्या होगा शाबाश, नेगेटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पोजीशन होती है। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा शाबाश, लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात क्लियर तो हो गई है? क्योंकि आपके जो सिलेबस में है उसमें अंदर सिर्फ ये दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमें फर्क आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट आपके पास एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो मैग्नेटिक भी हो सकती है। लेकिन स्पेसिफाई कर दिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो अर्थ है वो हमने एक क्या ले लिया है, एक सोर्स मास ले लिया है। तो उसकी सरफेस के ऊपर जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नीचे आएंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात क्लियर हो गई है? अब हम सवाल ये पैदा करते हैं कि अगर यहां पर एनर्जी कितनी है, 100 जूल है। अब ये टोटल एनर्जी है, लेकिन अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दूं कि ये मेरे पास जो 100 जूल एनर्जी है ना, वो मेरे पास 20 किलोग्राम बॉडी में है। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे शाबाश, 5 जूल पर किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने एनर्जी को मास के ऊपर स्पेसिफाई कर लिया। बच्चे मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास एनर्जी 100 जूल है, लेकिन वो 100 जूल कितने मास में है। अगर उस एनर्जी को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, मास के साथ क्या कर लिया, लिंक कर लिया है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाता है, जिसको जाहिर V से किया जाता है, वोल्टेज भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है शाबाश, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर मास हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। समझ तो आ गई है कि नहीं आई है? तो ये आपके पास क्या होगा शाबाश, हायर पोटेंशियल होगा। हायर
पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे, हायर वोल्टेज, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल, या इसको क्या बोलेंगे, लोअर वोल्टेज इसको बोले। बात क्लियर हो गई है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं कि अगर इस वक्त इसके पास एनर्जी कितनी है, -100 जूल है। बच्चे माइनस का मतलब यह है कि आपने इसको देनी है, इतनी एनर्जी उसको देनी है, तब जाकर वो न्यूट्रलाइज होगा, तब जाकर वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। तो अगर आप इसको क्या करेंगे बच्चे, स्पेसिफाई कर देते हैं, मैं कहता हूं लेट सपोज ये जो है 20 किलोग्राम में है, तो ये कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा। अब अगर इस बॉडी ने इधर जाना है तो मुझे 1 किलोग्राम पर कितना एनर्जी लगानी होगी, नहीं 10, क्योंकि आप यहां से यहां तक 5 लगा रहे हैं, फिर उसको मजीद लाकर जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। चीजों को सुने बच्चे, चीजों को सुना करें। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको जाहिर किस चीज से करेंगे, डेल्टा वी से करेंगे, जो क्या होगा, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 5। पोटेंशियल एनर्जी में समझ आ चुका होगा। पोटेंशियल क्या होता है, स्पेसिफाइड एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इन अ फील्ड है। उधर मास डिफाइन नहीं होता है, कितना भी मास हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या करेंगे शाबाश, ये हो जाएगा +5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो ये क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है ना। ये जो हम कहते हैं कि हमारी बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इस वक्त जो चार्ज यहां पड़े हुए हैं ना, और इन्होंने यहां से क्या करनी बच्चे, मूवमेंट करनी है यहां तक, तो आपके पास इस एक कूलम चार्ज में 12 जूल एनर्जी क्या होगी, स्टोर। यहां हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो आपके पास अगर यहां पर 12 जूल है, तो यहां 11 जूल हो जाएगा, यहां 10 जूल हो जाएगा, यहां क्या होगी 9 जूल, फिर क्या होगी 8 होगी, फिर 7 होगी, फिर 6 होगी, फिर 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 हो जाए। मतलब यह है कि यहां से जो एक कूलम चार्ज निकला है उसके पास 12 जूल की एनर्जी थी, तो रास्ते में वो एनर्जी क्या होगी, उसकी खर्च हो रही होगी, और जब आपके पास उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चे, गुड, शाबाश। अब हम क्या करते हैं शाबाश, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, अगर आप क्या करते हैं बच्चे शाबाश, ये आपकी अर्थ है, और आप इस सरफेस से किसी बॉडी को इस पॉइंट पे ले आते हैं जहां पर जमीन की अट्रैक्शन उस पर ना लगे, स्पेस में चला जाए, समझ आ रही है ना। तो इस सरफेस के ऊपर आप जो उस पर वर्क डन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, देखो आप उसको एब्सोल्यूट कर जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज कर जाते हैं, उसको पास कुछ पता नहीं चलता कि मैंने किधर जाना है। समझ तो आ गई है ना। तो क्या होगा हमारे पास, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सरफेस के ऊपर, सरफेस हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उस वक्त आप कितनी इसको एनर्जी देते हैं, कितना आप इसको वर्क डन करते हैं कि वो स्पेस में जाकर क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और वो आपके पास जमीन की तरफ अट्रैक्शन जो है वो ना कर सके। बात क्लियर जी। मतलब स्पेस या इंफिनिटी का मतलब ये, आप उसको ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पर अट्रैक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए उसकी। इंफिनिटी पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं कि हम इंफिनिटी का मतलब ये होता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो इसका फिर एक लंबा चौड़ा प्रूफ है, लेकिन आप दूसरे प्रूफ की तरफ नहीं जाना होता है, आपने जस्ट क्या करना है शाबाश, कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो -G एम मास ऑफ अर्थ होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R। ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। तो ये माइनस में ले रहा हूं, क्यों माइनस में ले रहा हूं,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं। देखिए ना, आपकी फील्ड क्या है शाबाश, इस डायरेक्शन में है, आप क्या कर रहे हैं शाबाश, अपोजिट है। ये तो वर्क डन होता है ना, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे शाबाश, वर्क डन ऑन अ बॉडी टू मूव it away from earth surface to infinity की तरफ। ठीक है बच्चे, आ जाइए। अब अगर हम इसको क्या कर दे शाबाश, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कर दें v, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाए। मतलब आपका जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो मास इंडिपेंडेंट होता है। समझ तो आ रही है ना कि नहीं आ रही है? और आपके पास क्या है शाबाश, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, मास पे इंडिपेंडेंट होता है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ठीक है जी। अब अगर आप इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हम इसको कर ले, ये एमसीक्यूज है आपके कुछ। ये देखें ना, एन ऑटोमोबाइल, एमसीक्यूज है आपका, एन ऑटो मोबाइल ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, he can break to stop within a distance of 20 meter if the car is going twice as fast, 120 किलोमीटर पर आवर, the stopping distance will be। पहला ऑप्शन है 60 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 40 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 मीटर, चौथा ऑप्शन है 80 मीटर। चले करें इसको शाबाश। क्या कहता है, एक ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है कोई है, वो क्या कर रही है, एक स्पीड के साथ जा रही है, तो कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ, जब वो जा रही है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसका कोई मास भी होगा, उसको कोई वेलोसिटी भी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, स्टॉप कर रही है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब एफ डी की बात हो रही है ना, समझ तो आ रही है ना। इफ द कार इज गोइंग, अगर हम क्या कर दें शाबाश, उसी गाड़ी हो, वही मास हो,
is twice as fast 120 किलोमीटर पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी, वही ब्रेक लग रही है, फोर्स भी वही है, मास भी वही है, तो हम क्या कर देंगे शाबाश, डी प्रोपोर्शनल टू क्या कर देंगे, समझ तो आ गई है ना। देखो अब इसके अंदर हर चीज बल कांस्टेंट रह गई है, तो हम इसको d इज इक्वल टू क्या कर देंगे, k इंटू वी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, d बाय वी का स्क्वायर इज इक्वल टू k। इस k का मतलब क्या है शाबाश, कि d1 डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। ये आपने इस तरीके से एमसीक्यूज करने होते हैं। तो आपने d2 निकालना है, तो d1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2। अब v2 क्या है शाबाश, 2v1 है ना, वो डबल हो जाती है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4d1 इज इक्वल टू, मतलब आपके पास अगर यहां पर तो उसने डिस्टेंस दे दिया है, अगर डिस्टेंस ना भी देता ना, तो वेलोसिटी डबल करने से वो क्या करता, 4 गुना ज्यादा फासला कवर करता ब्रेक लगने में। तो आपके पास यहां क्या हो जाएगा, d2 आपका 4 इंटू 20, तो ये आपके पास 80 मीटर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, करें इसको सब नोट करें इसको है। शाबाश शाबाश शाबाश। क्लियर हो गए बच्चे। अब बात करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपको समझ आ जाए। ये फार्मूला किसका है शाबाश, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, वही एक चीज है जी। आर इसके अंदर आपके पास जमीन का रेडियस है ना, वो उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल के अंदर मास नहीं आएगा क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर आप इस पर मजीद जो है ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम पावर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू की समझ आ गई है। ये जो दो चैप्टर थे ना, वेक्टर वाला और मोशन एंड फोर्स, ये लंबे चैप्टर्स थे, आगे बड़े आसान है, बड़ा स्मॉल सा एक ही दो टॉपिक उसने लिए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो आपके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो बराबर किस चीज के होता है, 1/2 kx का स्क्वायर, और ये किसके लिए होती है, आपकी स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी ये जो k है इसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, मटेरियल की स्प्रिंग की वो प्रॉपर्टी होती है जो डिफॉर्मेशन में रेजिस्टेंस डालता है, मतलब आप इसको खींचना चाहते हैं, डिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन इसकी स्टिफनेस क्या करेगी, वो नहीं खींचने देगी आपको। तो और के एक्स क्या होगा, इसकी एक्सटेंशन या कंप्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये फार्मूला नंबर 11 हो जाएगा आपके लिए है। तो इस सब फिर आपके पास इंशाल्लाह भी सामने आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें पावर की, तो जिस तरह हमने वर्क को डिफाइन किया था कि वर्क किसी भी बॉडी की एनर्जी में जो चेंज आता है ड्यू टू पोजीशन की वजह से,
अगर एनर्जी में चेंज आने से उसकी पोजीशन में चेंज आता है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। और वर्क की जो सोर्स है वो क्या है, एनर्जी है। बात समझ आ रही है ना। लेकिन पावर क्या है, ये रेट ऑफ वर्क है, मतलब काम कितनी तेजी के साथ हो रहा है। तो पावर को अगर हम डिफाइन करें तो ये डेल बाय डेल्टा टी, ये किस चीज की निशानी है, ये रेट की बात हो रही है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 12 हो जाएगी। तो P इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश, अगर हम बात करें तो ये F डॉट डी हो जाएगा। तो ये आपके पास टाइम हो जाएगा, तो हम इसको F डॉट वी भी कर सकते हैं। मतलब पावर आपके पास क्या है, ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी आ सकता है। ठीक है, मतलब जिस तरह हमारे पास वर्क के अंदर F डॉट डी है, फोर्स से उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो पावर में क्या होगा, फोर्स से उसकी स्पीड में चेंज आएगा। अगर स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके पास पावर नहीं हो रही है। समझ तो आ गई है ना, गुड। तो फिर इसका फिर यूनिट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जूल पर सेकेंड बन जाएगा। और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो वाट इसका कौन सा यूनिट है, एम के एस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका एक हार्स पावर भी होता है, जो क्या होता है 746 वाट के बराबर होता है। अब सवाल ये है कि आपके पास एक बॉडी है, यहां पर उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना, मैं कहता हूं 50 जूल है ना, और आगे से रेजिस्टेंस है या इस तरह रोड के ऊपर इस तरह रेजिस्टेंस वगैरह है। इस पॉइंट पर आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 30 जूल हो जाती है। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है। अब कितने का चेंज आया है, 20 का आया है। वो जो आपके पास चेंज आया है ना काइनेटिक एनर्जी में, वो बेसिकली क्या होता है, वर्क डन होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो वो चेंज किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, या इसको थ्योरम भी कहते हैं कि अगर आपके पास एनर्जी में चेंज आता है तो एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो एनर्जी तो हमारे पास दो किस्म की होती है, मतलब या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा या आपके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। समझ तो आ गई है ना। ठीक है, तो यहां तक आपका जो है ना वो सिलेबस था। अगर आपके पास सिलेबस मौजूद है ना, तो सिलेबस के अंदर हमारे पास क्या है, वर्क था वो हमने समझ लिया है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, पावर को हमने समझ लिया है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिए हैं, और एनर्जी लॉसेस जो है ना वो हमने प्रैक्टिकली जो है ना डिवाइसेस में समझना है कि एनर्जी आपकी लॉस किस तरह हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक बॉडी है यहां पर पड़ी हुई है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम सिंपल जो है ना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल में है। अगर ये इलेक्ट्रिक में होता चार्ज, तो फिर वो कौन सी बन जाती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और ये स्पीड पकड़ रहा होगा, तो स्पीड पकड़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर हम प्योर केस ले रहे हैं, तो जो आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, वो आपके पास क्या शाबाश, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। लेकिन ये कब है, जब आपके पास आइडियल केस है बच्चे, मतलब हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस है तो फिर आपके पास गेन इन
काइनेटिक एनर्जी क्या होगा शाबाश, वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अब वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, तो हम इसको यू कर लेंगे, एफ एच कर लेंगे। अब एफ एच का मतलब क्या होता है, एफ वो रेजिस्टिव फोर्स होगी जो आपके पास एयर लगा रही होगी, और एच आपके पास कितनी हाइट के अंदर, कितनी पोजीशन के अंदर आप ये वर्क डन कर रहे हैं। तो ये फिर आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे। हम एक दो एमसीक्यूज और उठा लेते हैं इसी के साथ लिंक करते करते हैं, ठीक है। बाकी फिर आपने इसके ऊपर जो है ना खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 4 है यहां पर हमारे पास। इफ मोमेंटम इज खुद करना है, ये इज इंक्रीजेस बाय 100%, द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, ए है 100%, बी है 200%, सी है 300%, डी क्या है, शाबाश, क्या ऑप्शन होगा, शाबाश। जी 400% जी, जी 200। बच्चे हाथ पेन चलाएंगे तो काम होगा, दिमाग से तो इतना जल्दी काम नहीं होता है ना। आप अरस्तु तो नहीं है ना कि आप एक ही स्टेप में उसको काम कर दें। हमने ये पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। 100% इंक्रीज का मतलब क्या है, 1+1 है ना। तो 1+1 का स्क्वायर करना है, तो 1+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 4 का मतलब 1+3 है, तो 1 तो इनिशियल होगा, और ये क्या होगा इसके अंदर, इसे हाथ पेन चलाएंगे तो काम होगा। आप कह रहे हैं हम चैट जीपीटी पूछता, चैट जीपीटी से नहीं है बच्चे, कागज पेन इस्तेमाल करेंगे तब काम होगा। हाँ, तो ये जो टेस्ट है ये नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस बड़ा डिपेंड करता है। अब ये देखो, इस एमसीक्यू से आपने बहुत कुछ सीखा, अभी जो पहले एक एमसीक्यू किया उससे आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। चलिए जी, अगला हमारे पास है शाबाश एमसीक्यूज नंबर 7वां है कि 2 मैन, 2 आदमी हैं, 2 मैन ए एंड बी, ईच वेइंग 80 kg है, रन अप द सेम staircase while A does it in 20 seconds, B does in 15 seconds. The ratio of power, रेशो ऑफ पावर निकालना है, पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बी, ये कितना रेशो होगा। अगर आपको ऑप्शन दे दूं मैं, 4:3,
बी आपके पास है 3:4, 1:2 और 1:4। शाबाश। जी क्या होगा, क्या होता है? देखें, दो आदमी हैं, हर बंदे का मास दिया हुआ है, पावर मालूम, ये ऊपर जा रहे हैं ना। एक मुकम्मल करता है किस में? 20 सेकंड में। अगला करता है किस में? टू मैन है, ए एंड बी इज वेयर इतना रन अप द सेम स्क्वायर केस वाइल। तो जब ये ऊपर जा रही हैं, मास भी दिया हुआ है और साथ में है, तो अगर हम पावर की बात करें, पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बी ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये किसके लिए है? ये ए के लिए है। और ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये किसके लिए हो जाएगा? बी के। देखिए ऊपर जा रहे हैं, देखिए पावर जो है ये आपके पास वर्क बाय टाइम होता है। अगर ऊपर जा रहे हैं तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और अगर आप जमीन पर रनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आपका वर्क काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो अब ये बराबर किस चीज के होता है? एम जी एच डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। अब जी भी सेम है दोनों का, एच भी सेम है ना दोनों का। ये मास ऑफ ए है, ये मास ऑफ बी है। तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे, ये टाइम ए के लिए है और ये टाइम बी है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी हो जाएगा। तो मास ऑफ ए कितना है जी? 80 है ना, और उसका टाइम कितना है शाबाश? 20 है ना, और ये क्या हो जाएगा शाबाश? टाइम कितना है? 15 है। उसका मास कितना है? 80 है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3/4। आप जनाब यही बताया, आपने कौन सा बताया है? इस तरीके से किया है जी, कि वैसे अंदाजा लगाया है? 4/3 है जी। नहीं जी बच्चे, डायरेक्ट फिजिक्स डायरेक्ट तो नहीं होती है, लोग जिंदगी गल चुकी हैं फिजिक्स में और डायरेक्ट करते हैं। बच्चे ये तो कागज पेन में बार बार बोल रहा हूँ, देखो आपको 3-4 एमसीक्यू आपके सामने लिख दें, आप उसको डायरेक्ट क्लिक कर, डायरेक्ट नहीं क्लिक होगा आपका। अच्छा जी, अब सवाल हमारे पास है, अगला एमसीक्यूज है, a body fall a body fall freely under gravity, its velocity is v when it has lost potential energy. The mass of body, ए ऑप्शन है 2, ये जो पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहा हूं पी से ना, v²। बी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय v²। सी ऑप्शन है u डिवाइडेड बाय 2v² है। डी ऑप्शन है आपके पास v इंटू यू जी। शाबाश। नजर कमजोर तो फिर ऐनक लगवा लो ना बच्चे, ऐसे तो नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा बच्चे।
फ्रीली फॉल कर रही है, इसका क्या मतलब है? जी क्या कर रहे? फ्रीली फॉल कर रही है मतलब जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट किस में हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना। तो आपने इसकी वजह से मालूम करनी, तो 2p डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सॉरी, मास मालूम करना है, तो 2p डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन है? बस, कोई मुश्किल बात थी इसमें? फिर क्यों काम नहीं होता है? एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं। कल आपका इस चैप्टर का 50 एमसीक्यूज का टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो an engine of 10 kilowatt power, how much time will it take to lift a mass of 200 kilogram to a height of 40 मीटर? तो ऑप्शन है आपके पास 4 सेकेंड, बी ऑप्शन है 5 सेकेंड, सी ऑप्शन है आपके पास 8 सेकेंड, डी ऑप्शन है आपके पास 10 सेकेंड। क्या है? पावर है, टाइम मालूम करना है, मास दिया हुआ है, मतलब पावर को आप यहां क्या इस्तेमाल करेंगे? एज एमजीएच इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊपर की तरफ आप लेकर जा रहे हैं ना। तो आपने टाइम मालूम करना है, तो ये एम जी एच डिवाइडेड बाय पावर हो जाएगा। मास कितना दिया हुआ है जी? 200 दिया होता है, जी हमारे पास 10 है, हाइट कितनी है? 40 है, मोमेंटम वो पावर कितनी है? 10, और साथ में 1000 और भी है, तो ये इससे सारा कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 2 4 8। ये देखिए इस तरह, वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आप इस तरह हाथ से जो ना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये आपके एमसीक्यूज जो है ना, इसी पैटर्न पर आपने मजीद भी इसको कर लेने हैं कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको रब करे शाबाश। ये सारी बच्चे आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं होगा। अभी देखो ना एमसीक्यू से आपके कंसेप्ट और थोड़े से स्ट्रांग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे शायद? नहीं तो फिर किताबें मैं दूंगा आपको है, लेकिन मैंने जिसको भी किताब दी है ना, उसने आज तक वापस नहीं किया है। मेरे बहुत सारा किताबें गायब हो गई हैं। ये मैंने उस दिन नया प्रिंट निकाला है फिर इसका, क्योंकि ये मेरे पास 2 वॉल्यूम इसके मैंने प्रिंट निकाले हुए 8 हिस्सों में। एक हिस्सा मैंने उठा के दे दिया है, वो डॉक्टर बन गए माशाल्लाह, और मेरी किताब नहीं ला रहा वो। ठीक है, अगला एक सवाल है एमसीक्यूज। तो आपका जो एमडीकेट है इतना मुश्किल नहीं होता, इस किस्म के एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और कोशिश करनी फिजिक्स का पोर्शन आपने जो है ना उसको 100% अटेम्प्ट करना होता है। तो हमारे पास एक 4 से बचे 5i प्लस 3j, और पोजीशन कितनी दी हुई है? 2i माइनस j। आपने वर्क डन मालूम करना है, शाबाश। ए ऑप्शन है आपका -7 जूल,
बी ऑप्शन है आपका 13 जूल, सी ऑप्शन है आपका 7 जूल और डी ऑप्शन है बच्चे आपका, शाबाश, कौन सा ऑप्शन होगा? कागज पेन आपके पास होना चाहिए, शाबाश शाबाश। किस तरीके से करेंगे? वेक्टर वाला काम इस्तेमाल करना है। पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर, 2 साल आपको हो रहे हैं जी। हाँ, तो क्या होगा हमारे पास? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ कितना है? डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, 5 दूने 10 और -3 क्या हो जाएगा? 7 जूल हो जाएगा। खुद किया है आप लोगों ने? चलो खुद किया है तो फिर मुबारक हुए, ठीक है। ये मजीद प्रैक्टिस करो। बुक दे दूं आपको ये वाली? है ना? चलो उसकी प्रैक्टिस करो बच्चे, ठीक है ना? तो फिर कल इंशाल्लाह जो है ना, जो आपका ये वाला पीरियड होगा ना 3 से 4 तक, इसके अंदर फिर हम टेस्ट कर लेंगे फिजिक्स का, एमसीक्यू उसके डिस्कस कर लेंगे। और कल हमारा चैप्टर नंबर 5 उसको भी खत्म कर लेंगे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं महीने के अंदर फिजिक्स खत्म कर दूं आपको, है ताकि जुलाई के अंदर हम बिल्कुल फ्री हो जाए टेस्ट के लिए जो है ना, और आपकी फुल लेंथ जो है ना वो कोर्स वाले टेस्ट है उसको हम स्टार्ट कर दें शाम से, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।